Dear students, today we shall discuss refraction due to concave spherical refracting surfaces under the chapter Ray Optics and Optical Instrument for class 12. इससे पहले वाले लेक्चर 6 में हमने कॉन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए रिलेशंस डिराइव किए थे। जब लाइट रे रेयरर से डेंसर मीडियम में जा रही थी तो जो रिलेशन आया था वो था μ2 अपॉन वी माइनस μ1 अपॉन यू इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन आर। लेकिन जब लाइट रे डेंसर से रेयरर मीडियम में जा रही थी तो रिलेशन आया था μ2 अपॉन यू माइनस μ1 अपॉन वी इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन आर, यानी ये u और v इंटरचेंज हो जाते थे। अब हम बात करेंगे रिलेशंस फॉर स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस इस रिफ्रैक्शन ड्यू टू कॉनकेव स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। अब हम नेचर ऑफ सरफेस बदल लेंगे और बाकी चीजें सब वही रहेंगी। जो सरफेस है वो अब हम कॉनकेव नेचर का ले रहे हैं। ये देखिए, ये कॉनकेव सरफेस मैंने ड्रॉ कर दिया, ये कॉनकेव सरफेस इस टाइप का, और ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। और ये होता है, आप जानते हैं, पोल, और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है यहाँ कहीं होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। और इसको आप चाहें तो हल्का सा शेडिंग कर लें इसकी, ये मैंने आपको बताया ही था। इस टाइप से इसको बना लीजिए, ये शेडिंग कर लीजिए इसकी। रे डायग्राम एकदम क्लियर होना चाहिए, मैंने आपको पहले ही बोला था। और ये शेडिंग आप एकदम हल्का करें, ज्यादा डार्क ना करें। ये बन गया। तो यहाँ का ये डेंसर मीडियम है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 मान लेते हैं, और यहाँ पर रेयरर मीडियम है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 मान लेते हैं। और ये कंडीशन हम लेके चल रहे हैं कि μ2 इज ग्रेटर देन μ1, राइट। μ2 इज ग्रेटर देन μ1। अब यहाँ पर देखिए, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट में कंसीडर करता हूँ, पॉइंट ऑब्जेक्ट है। यहाँ से लाइट रे ये गई, ठीक है, और यहाँ क्या होगा, इसका रिफ्रैक्शन होगा लाइट रे का। ये एरो भी लगा दिया मैंने लाइट रे में, इसका यहाँ पर रिफ्रैक्शन होगा। अब रिफ्रैक्शन के बाद में जब ये लाइट रे कहाँ से कहाँ जा रही है, रेयरर से डेंसर में जाएगी, तो टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी। लेकिन नॉर्मल की डायरेक्शन क्या होगी वो भी देख लें। हम जानते हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और जहां से रिफ्रैक्शन हो रहा है, इन दोनों को मिलाने वाला ये जो डायरेक्शन है, ये नॉर्मल का डायरेक्शन होता है। तो ये नॉर्मल हो गया, ये जो डॉटेड लाइन है ये नॉर्मल को रिप्रेजेंट करेगा। अब रेयरर से डेंसर जा रही है लाइट रे, तो डेफिनेटली ये लाइट रे जो है टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी। इस तरीके से ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई, ठीक है, क्लियर है। और ऐसा लगेगा, यहाँ पर देखिए ये लाइट रे जो है कहीं मिल नहीं रही है, ऐसा लगेगा ये कि यहाँ से आ रही है, यानी इमेज आपकी कहाँ बनेगी, जिस तरफ ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वहीं इमेज बनेगी। इसलिए यहाँ पर जो इमेज बन रही है ये कैसी इमेज है, वर्चुअल इमेज है। ये कैसी इमेज है बेटा, वर्चुअल इमेज है, ठीक है। तो यहाँ पर वर्चुअल इमेज बनती है, और इस पॉइंट को आप नाम दे दीजिए ओ डैश, इस पॉइंट को हम ओ डैश नाम देते ही है। और ये एंगल इंसिडेंट रे जो इस प्रिंसिपल एक्सिस के साथ जो एंगल बनाती है, इसे हम अल्फा कंसीडर करते हैं। और आप जानते हैं इमेज जो एंगल बनाता है, ये जो इमेज के साथ इमेज वाला जो एंगल लेते हैं, ये क्या लेते हैं, बीटा लेते हैं। और ये जो नॉर्मल वाला एंगल है ये हम क्या लेते हैं, गामा। ये ध्यान आ रहा होगा आपको, यही सब बातें हमने पहले भी की थी। अब देखिए, ये नॉर्मल ये वाला है, नॉर्मल ये वाला है, नॉर्मल ये वाला है। तो नॉर्मल ये वाला नॉर्मल है। अब नॉर्मल के साथ जो ये इंसिडेंट रे एंगल बनाएगी वो एंगल कौन सा होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा। नॉर्मल के साथ ये नॉर्मल जो है बेटा, इस नॉर्मल के साथ ये इंसिडेंट रे जो ये वाला एंगल बनाएगी, ये कौन सा कहलाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाएगा। जिसे आप क्या लिख सकते हैं, इसे आप लिखेंगे आई। क्या लिखेंगे, आई, ठीक है, आई इंसिडेंस एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये वाला जो एंगल होगा नॉर्मल के साथ जो ये रिफ्रैक्टेड रे एंगल बना रही है वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा, आर से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए, आप ये जानते हैं कि वर्टिकली अपोजिट एंगल जो है सेम होते हैं,
यदि ये आर है, ये नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच का एंगल है, नॉर्मल ये है और ये रिफ्रैक्टेड रे है और ये भी रिफ्रैक्टेड रे का डायरेक्शन है, तो ये वाला जो एंगल होगा, कौन सा वाला एंगल, ये वाला जो एंगल होगा बेटा, ये एंगल, ये वाला जो एंगल होगा ये भी तो आर होगा, ये भी क्या होगा, आर होगा, ऑब्वियसली आर होगा, क्योंकि ये आर है तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। यहां तक आपको क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। अब हम और क्या करते हैं, हम एक यहां से नॉर्मल भी ड्रॉ कर देते थे, ओ डैश से यहां पर एक नॉर्मल ड्रॉ करते थे, एम, ओ डैश एम, और हम ये मानते थे कि एम का वैल्यू पी के बराबर है, बिकॉज वी आर कंसिडरिंग दैट द थिकनेस ऑफ द स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस इज नेग्लिजिबल। अब हम क्या करेंगे, स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे, अप्लाइंग स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ। ये रे डायग्राम कंप्लीट हो गया, रे डायग्राम यदि बन गया, अब तो मैथमेटिक्स है, तो अप्लाइंग स्नेल्स लॉ एट पॉइंट ओ डैश, पॉइंट ओ डैश पर स्नेल्स लॉ लगाइए, तो यहाँ इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, और इस मीडियम में बनने वाला जो नॉर्मल के साथ एंगल है, नॉर्मल के साथ ये जो नॉर्मल है, इस नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे जो एंगल बना रही है वो आई है, तो μ1 इंटू आई का साइन, साइन आई बराबर होता है इस दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और उस मीडियम में बनने वाले एंगल का साइन। और कौन सा एंगल लिया जाता है, नॉर्मल के साथ रिफ्रैक्टेड रे का आर एंगल है, और उसका साइन क्या हो जाएगा, साइन आर। अब आई एंड आर दोनों स्मॉल हैं, इसलिए हम इसको क्या लिख देंगे, μ1 आई इज इक्वल टू μ2 आर, ऐसा लिख देंगे। इसको इक्वेशन 1 कंसीडर कर लेते हैं। अब आई और आर की वैल्यू पता कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर साइन आई को मैंने आई लिखा है, साइन आर को आर लिखा है, बिकॉज आई एंड आर बोथ आर स्मॉल, और आप जानते हैं जब साइन थीटा में थीटा स्मॉल होता है तो साइन थीटा को थीटा लिखा जा सकता है, तो उसी तरीके से हमने इनको लिख दिया है। अब आई और आर की वैल्यू पता करने के लिए हम वापस इस ट्राइंगल पर चलते हैं। कौन सा ट्राइंगल, नॉर्मल के साथ जो इंसिडेंट रे बना रही है, तो ट्राइंगल कौन सा, ओ डैश ओ सी, ओ डैश ओ सी, ओ डैश ओ सी, ये वाला ट्राइंगल ओ डैश ओ सी। इस ओ डैश ओ सी, इस ट्राइंगल के अंदर यदि आप देखें, ये वाला जो ट्राइंगल है, ये वाला जो ट्राइंगल है बेटा, इस ट्राइंगल के अंदर इंटीरियर एंगल कौन कौन है, एल्फा और आई, एल्फा और आई इंटीरियर है, और गामा क्या है, एक्सटीरियर है। तो यूजिंग ट्राइंगल ओ डैश ओ सी, क्या लिखा जा सकता है कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल यानी आई प्लस एल्फा बराबर होगा किसके, आई प्लस एल्फा बराबर हो जाएगा गामा के, और यहां से आई का वैल्यू आ जाएगा गामा माइनस एल्फा, ये आई का वैल्यू हमने निकाल लिया। सिमिलरली यूजिंग ट्राइंगल, कौन से ट्राइंगल का यूज कर लें, अब हम आर का वैल्यू भी चाहिए हमें, तो आर के वैल्यू के लिए जो नॉर्मल है उसके साथ आप रिफ्रैक्टेड रे का एंगल देखिए और ट्राइंगल देखिए, ये देखिए ये नॉर्मल और ये रिफ्रैक्टेड रे, तो ट्राइंगल कौन सा, ओ डैश आई सी, ओ डैश आई सी, ये छोटा सा ट्राइंगल जो दिखाई दे रहा है आपको, ओ डैश आई सी, ये वाला ट्राइंगल लेंगे, ओ डैश आई सी, ओ डैश आई सी, ओ डैश आई सी में अंदर वाले एंगल कौन से हैं, बीटा और आर, और बाहर वाला एंगल कौन सा लिया जाएगा, बाहर वाला एंगल गामा लिया जाएगा, तो बीटा प्लस आर इज इक्वल टू गामा हो जाएगा। कौन से ट्राइंगल में, यूजिंग ट्राइंगल ओ डैश आई सी, हम लिख सकते हैं बीटा प्लस आर इज इक्वल टू गामा, ठीक है। तो यहां से आर का वैल्यू क्या आ जाएगा, गामा माइनस बीटा, ये आर का वैल्यू आ गया। नाउ यूजिंग इक्वेशन 2 एंड 3, आई और आर का वैल्यू आप इक्वेशन 1 में रख दीजिए। सो यूजिंग इक्वेशन 2 and 3, equation 1 may be rewritten as, क्या लिखा जाएगा, μ1 और i का वैल्यू क्या है, गामा माइनस एल्फा, और इज इक्वल टू μ2, r का वैल्यू क्या है, गामा माइनस बीटा, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 4 मान लेते हैं। अब हमें एल्फा, बीटा और गामा की वैल्यू निकालनी है। अब एल्फा, बीटा, गामा निकालने के लिए आप जानते हैं कि ओ डैश से ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, ओ डैश एम। अब एल्फा निकालने के लिए हम ट्राइंगल यूज करेंगे, कौन सा, राइट एंगल ट्राइंगल यूज करेंगे, ओ डैश ओ एम,
ये अल्फा है ऑब्जेक्ट का जो एंगल बन रहा है, ठीक है। ओ डैश ओ एम, इस ट्राइंगल का यूज करके हम अल्फा लिख देंगे ओ डैश ओ एम। ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है ओ डैश ओ एम, इससे टेन अल्फा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर यानी ओ डैश एम अपॉन बेस यानी एम ओ, ठीक है। टेन अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, ओ डैश एम अपॉन एम ओ। तो यूजिंग ट्राइंगल यूजिंग ट्राइंगल ओ डैश ओ एम हम टेन अल्फा लिख सकते हैं, कितना आ जाएगा, ओ डैश एम परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या हो जाएगा, एम ओ। ओ एम नहीं लिखेंगे, एम ओ लिखेंगे, क्योंकि सभी डिस्टेंसेज पोल की साइड से मेजर करते हैं। अब अल्फा, अगेन अल्फा इज स्मॉल, तो अल्फा टेन अल्फा को अल्फा लिख देंगे, तो अल्फा का वैल्यू आ गया ओ डैश एम अपॉन एम ओ, ये अल्फा का वैल्यू आ गया, इक्वेशन नंबर 5 हो गया, ठीक है। अब बीटा का वैल्यू निकालना है, तो कौन सा राइट एंगल ट्राइंगल यूज करेंगे, ओ डैश आई एम, ओ डैश आई एम, ओ डैश आई एम में टेन बीटा क्या हो जाएगा, ओ डैश एम अपॉन एम आई हो जाएगा, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ओ डैश आई एम ट्राइंगल का यूज करके यूजिंग ट्राइंगल ओ डैश आई एम क्या लिखा जा सकता है, टेन बीटा लिखा जा सकता है, कितना, ओ डैश एम अपॉन एम आई। अगेन बीटा स्मॉल है, अगेन बीटा क्या है, स्मॉल है, बीटा स्मॉल है, तो फिर उस केस में क्या लिखा जाएगा, जब बीटा स्मॉल है तो टेन बीटा को बीटा लिखा जाएगा, और ये बराबर आ जाएगा ओ डैश एम अपॉन एम आई, इक्वेशन नंबर 6, ठीक है। अब हमें निकालना है गामा, तो कौन सा ट्राइंगल यूज करेंगे गामा निकालने के लिए, देखिए रे डायग्राम में गामा निकालने के लिए हम ट्राइंगल यूज करेंगे ओ डैश सी एम, ओ डैश सी एम, ओ डैश सी एम, तो टेन गामा हो जाएगा ओ डैश एम अपॉन एम सी, ओ डैश एम अपॉन एम सी, ठीक है। तो ओ डैश सी एम इस ट्राइंगल का यूज करके टेन गामा क्या लिखा जाएगा, टेन गामा ये लिखा जाएगा ओ डैश एम अपॉन एम सी। अगेन गामा इज स्मॉल, तो टेन गामा को क्या लिखा जाएगा बेटा, गामा, और ये बराबर आ जाएगा ओ डैश एम अपॉन एम सी, इक्वेशन नंबर 7। तो इस तरीके से हमने अल्फा बीटा और गामा की वैल्यूज निकाल ली। अब इन अल्फा बीटा गामा की वैल्यूज को इक्वेशन 4 में रखो, तो यूजिंग इक्वेशन 5, 6 एंड 7, इक्वेशन 4 में बी री रिटेन एज, इक्वेशन 4 में बी री रिटेन एज, क्या लिखा जाएगा इक्वेशन 4 को, देखिए इक्वेशन 4 लिखा जाएगा म्यू 1 और गामा कितना है, ओ डैश एम अपॉन एम सी माइनस अल्फा कितना है, ओ डैश एम अपॉन एम ओ। हम सिंपली क्या कर रहे हैं, इक्वेशन 5, 6, 7 से अल्फा बीटा गामा की वैल्यू इक्वेशन 4 में रख रहे हैं, तो इज इक्वल टू म्यू 2, गामा की वैल्यू कितनी, ओ डैश एम अपॉन एम सी, और माइनस बीटा की वैल्यू है ओ डैश एम अपॉन एम आई। अब देखिए पूरे इक्वेशन में ओ डैश एम कैंसिल हो रहा है, दोनों साइड में कॉमन आकर के कैंसिल हो जाएगा, तो ये लिखा जाएगा म्यू 1 अपॉन एम सी माइनस 1 अपॉन एम ओ इज इक्वल टू म्यू 2 1 अपॉन एम सी माइनस 1 अपॉन एम आई। अगेन m इज इक्वल टू p, क्यों, थिकनेस ऑफ द रिफ्रैक्टिंग सरफेस इज नेग्लिजिबल, इसलिए m को p लिखा जाएगा, और जब m को p लिखेंगे तो mc क्या हो जाएगा, ये pc हो जाएगा, mo क्या हो जाएगा, ये po हो जाएगा, और mi क्या हो जाएगा, ये pi हो जाएगा। अब देखिए pc क्या है, P से C यानी पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस क्या कहलाता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, कैसा आएगा, माइनस आर या प्लस आर, लेफ्ट साइड में है इसलिए माइनस आर आएगा, तो PC हो गया आपका माइनस आर, और PO मतलब पोल से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, अब ऑब्जेक्ट भी किस तरफ है, लेफ्ट साइड में है, तो P से O क्या होता है, U, कैसा होगा, माइनस U होगा, क्योंकि लेफ्ट साइड में है, तो ये माइनस U, और पी आई इमेज भी कहाँ बन रही है, लेफ्ट साइड में बन रही है, तो पी आई यानी इमेज का डिस्टेंस क्या होता है, वी, लेकिन क्या लिया जाएगा, माइनस बी लिया जाएगा, क्योंकि लेफ्ट साइड में है पी आई, तो ये भी माइनस वी आ जाएगा। अब ये सभी वैल्यूज आप इसमें रखो, तो ये इक्वेशन क्या लिखा जाएगा, म्यू 1 अपॉन पी सी
ठीक है। 1/P। ओ पहले m की जगह p लिख देते हैं, स्टेप बाय स्टेप कर लेते हैं। ये पी सी और ये m की जगह रखने से p रखने से ये हो जाएगा। और पी सी का मतलब क्या हो गया, माइनस आर रखिए यहाँ पर, माइनस आर। पी ओ का मतलब माइनस यू, ये लीजिए। और म्यू 2 पी सी का मतलब माइनस आर, ये लीजिए। माइनस 1/Pi, पी आई का मतलब माइनस बी, ये आ जाएगा। और इसको सॉल्व करें तो माइनस μ1/r हो गया, ठीक है। और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और μ1 अंदर आएगा तो अपॉन यू, और ये हो गया माइनस μ2/r, ठीक है, μ2/r। और ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो μ2/v हो गया। क्या हो गया, μ2/v। अब देखिए हम क्या करते हैं, μ1/u को राइट साइड में, ठीक है, और μ2/r को लेफ्ट साइड में ले जाते हैं। तो क्या लिख देंगे इसको, μ2/r माइनस μ1/r, ये लिखा जाएगा। ये इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, और ये μ1/u इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, μ2/v माइनस μ1/u, इस तरीके से। अब और रीअरेंज कर लीजिए इसको, राइट साइड को लेफ्ट में और लेफ्ट को राइट साइड में लिखने से ऐसा आ जाएगा। अब μ2 माइनस μ1/r, एलसीएम ले लिया, ये रिलेशन आ गया। और ऐसा ही रिलेशन तो आ रहा था, लाइट रे कहाँ से कहाँ जा रही है, रेयरर से डेंसर जा रही है। सरफेस कैसा लिया था, कॉनकेव, और जब हमने कॉन्वेक्स सरफेस लेकर के रेयरर से डेंसर लाइट भेजा था तब भी रिलेशन यही आ रहा था। तो इसका मतलब यह है कि सरफेस का नेचर मायने नहीं रखता, मायने क्या रखता है कि लाइट कौन से मीडियम से कौन से मीडियम में जा रही है। तो जब यदि लाइट रेयरर से डेंसर मीडियम में जाती है तो स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए जो रिलेशन आएगा वो क्या होगा, μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r, जहाँ μ2 डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और μ1 रेयरर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। या फिर कह सकते हैं कि μ2 रिफ्रैक्टिंग सरफेस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, μ1 बाहर का जो मीडियम है एयर उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ठीक है। तो इस तरीके से इस रिलेशन को डिराइव किया जा सकता है। आगे हम बात करेंगे रिफ्रैक्शन ड्यू टू कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस, और लाइट भेजेंगे कहाँ से कहाँ, डेंसर से रेयरर में। हमने कॉन्वेक्स सरफेस को लेकर के डेंसर से रेयरर में लाइट भेजी थी, उसके लिए रिलेशन हमने ऑलरेडी लेक्चर 6 में डिराइव कर रखा है। लेकिन अब हम रिफ्रैक्शन ड्यू टू कॉनकेव स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस, कॉनकेव स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस, इसकी स्टडी करेंगे। और इसमें जो केस हम कंसीडर करेंगे बेटा, वो केस क्या है, केस है लाइट रे ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर टू रेयरर। अब लाइट रे कहाँ से कहाँ जाएगी, डेंसर से रेयरर मीडियम में भेजेंगे, ठीक है, डेंसर टू रेयरर मीडियम। एंड इमेज फॉर्म्ड कैसा होगा, वर्चुअल। इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल, ठीक है। चलिए ये केस है। तो क्वेश्चन में आपको क्लियर देगा बेटा, या तो आपको डायग्राम दे देता है, कई बार क्या होता है जैसे ऐसा आपको इनकम्प्लीट डायग्राम बना के दे देगा और फिर कहेगा कि इस पर्टिकुलर डायग्राम को कंप्लीट कीजिए और रिलेशन डेराइव कीजिए, या फिर लैंग्वेज के रूप में क्वेश्चन को लिख के दे देगा। तो दो टाइप से ये क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको कैसे भी आए आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए कैसा सरफेस लें, कॉनकेव, और लाइट रे डेंसर से रेयरर भेजना है तो हमें ऐसे बनाना पड़ेगा कॉनकेव स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ठीक है। और ये इसका हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, और ये हो गया पोल, और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर आप जानते हैं इधर होगा, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा शेडिंग कर लो, हल्का शेडिंग कर लो, डायग्राम चाहो तो नहीं भी करो, लेकिन रे डायग्राम जो आप बनाते हो ऑप्टिक्स में वो सुंदर होने चाहिए, क्योंकि वो उनसे काफ़ी कुछ डिसाइड हो जाता है कि आपको कितने मार्क्स मिलने वाले हैं। साइकोलॉजिकली बहुत अच्छा इफेक्ट जाएगा इस पर, एग्जामिनर पर जो भी आपकी कॉपी चेक करेंगे। तो इस तरीके से इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2, ये डेंसर मीडियम है,
और इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, और हम वही केस लेकर के चल रहे हैं कि μ2 इज ग्रेटर देन μ1। ठीक है, μ2 इज ग्रेटर देन μ1। लाइट रे कहां से कहां जाएगी, डेंसर से रेयरर भेजिए। ये मान लीजिए पॉइंट ऑब्जेक्ट है, डेंसर मीडियम में रखा है, और ये लाइट रे गई। ठीक है, ये लाइट रे गई, यहाँ इसका क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा, और ये डेंसर से रेयरर में जा रही है इसलिए अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी। लेकिन पहले नॉर्मल का डायरेक्शन पता कर लें कि नॉर्मल का डायरेक्शन क्या होगा। तो ये सी है सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये वो जगह है जहां से रिफ्रैक्शन हो रहा है। तो जो नॉर्मल का डायरेक्शन होगा वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। नॉर्मल का जो डायरेक्शन होगा वो ये हो जाएगा। ये जो मैंने डॉटेड लाइन ड्रॉ की है ये नॉर्मल का डायरेक्शन हो जाएगा। ठीक है, और इस पॉइंट को आप जानते हो ओ डैश नाम दे दीजिए। ठीक है, अब लाइट रे यहाँ पर रिफ्रैक्ट होगी, और अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाने के लिए इसको इस तरफ जाना पड़ेगा। ये रिफ्रैक्टेड रे हो गई, और ये इस जगह इमेज बनाएगी, यानी जिस तरफ ऑब्जेक्ट है उसी तरफ इमेज बनेगी। यहाँ इसकी इमेज बनेगी बेटा। ठीक है, और ये इमेज कैसी होगी, वर्चुअल इमेज होगी, क्योंकि जब ऑब्जेक्ट जिस तरफ है यदि उसी तरफ ट्रांसपेरेंट सरफेस में यदि उसी तरफ इमेज बनती है तो वो वर्चुअल होती है। लेकिन मिरर के केस में जिस तरफ ऑब्जेक्ट है यदि उसी तरफ इमेज आ रही है तो वो क्या होती है, रियल इमेज होती है। लेकिन ट्रांसपेरेंट सरफेस है या लेंस है तो जिस तरफ ऑब्जेक्ट है यदि उसी तरफ इमेज आती है तो वो वर्चुअल होती है। तो ये ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, तो जिस तरफ ऑब्जेक्ट है उसी तरफ इमेज आ रही है तो वर्चुअल है ये। ठीक है, और ये ओडेस, अब आप देखिए इसको हम लेते हैं अल्फा, और इस एंगल को लेते हैं हम बीटा इमेज का, और ये नॉर्मल वाला एंगल लेते हैं हम गामा। ये सब हम जानते ही हैं, पहले से लेते आ रहे हैं। और देखिए यहाँ पर आई, एंगल आई कौन सा होगा, नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे ने जो एंगल बनाया ये नॉर्मल है, और इस नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे ने जो एंगल बनाया वो एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, और इस नॉर्मल के साथ इस रिफ्रैक्टेड रे ने जो एंगल बनाया वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया। ठीक है, ये पता हो गया। अब ओ डैश से हम एम क्या ड्रॉ करते हैं, एक परपेंडिकुलर, जिससे अल्फा बीटा गामा निकालने में मदद मिल जाए। ठीक है, ये हमने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया। चलिए ठीक है, ये रे डायग्राम कंप्लीट हो गया हमारा। अब हम इस पॉइंट ओ डैश पर क्या अप्लाई करेंगे, स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे। तो अप्लाइंग स्नेल्स लॉ एट पॉइंट ओ डैश, पॉइंट ओ डैश पर स्नेल्स लॉ अप्लाई करें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम μ2, और इस मीडियम में बनने वाला एंगल कौन सा लेंगे, आई, नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे का एंगल आई, और इसका साइन तो साइन आई। ठीक है, बराबर होता है दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, और उस मीडियम में बनने वाला एंगल आर, नॉर्मल के साथ रिफ्रैक्टेड रे का आर, और उसका साइन साइन आर। ये हो गया, स्नेल्स लॉ अप्लाई करने से ये आ गया। अब आई और आर दोनों स्मॉल हैं, इसलिए इसको क्या लिखा जाएगा, μ2i साइन आई आई हो जाएगा, और साइन आर आर हो जाएगा। इसको इक्वेशन 1 मान लेता हूँ। ठीक है, अब आई और आर की वैल्यू पता करने के लिए हम इस रे डायग्राम का यूज करेंगे। रे डायग्राम का यूज करके आई और आर पता कर सकते हैं। तो कौन सा ट्राइंगल यूज करें, यूजिंग ट्राइंगल आई पता करने के लिए हम ट्राइंगल यूज करें ओ डैश ओ सी, ओ डैश ओ सी, नॉर्मल और ऑब्जेक्ट, ये इंसिडेंट रे और नॉर्मल, ओ डैश ओ सी, इस ट्राइंगल का यूज करेंगे। ओ डैश ओ सी, इस ट्राइंगल का यूज करके अब इस ट्राइंगल में ओ डैश ओ सी, ये पूरा जो ट्राइंगल दिखाई दे रहा है बड़ा वाला, ओ डैश ओ सी, ये पूरा जो ट्राइंगल है इसमें अंदर वाले एंगल अल्फा और गामा है, और बाहर वाला एंगल क्या है, आई है। बाहर वाला एंगल क्या है, आई है। तो अल्फा प्लस गामा बराबर क्या हो जाएगा, आई। तो अल्फा प्लस गामा किसके बराबर आ गया, आई के बराबर, यानी आई का वैल्यू आ गया किसके बराबर, अल्फा प्लस गामा के बराबर आ गया। इक्वेशन नंबर 2 हो गया। ठीक है, सिमिलरली यूजिंग ट्राइंगल ओ डैश आई सी, ओ डैश आई सी का यूज करके, ओ डैश आई सी का यूज करके हम आर की वैल्यू निकालेंगे। ओ डैश आई इमेज का नॉर्मल के साथ, ओ डैश आई सी, अंदर वाले एंगल बीटा और गामा है। ओ डैश आई सी, ओ डैश आई सी में अंदर वाले एंगल कौन है, बीटा और गामा, और बाहर वाला कौन है, आर।
तो बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर, यानी आर इज इक्वल टू सिंपली आ जाएगा बीटा प्लस गामा। ये इक्वेशन 3 हो गई। अब इक्वेशन 2 और 3 से आई और आर का वैल्यू कहाँ रख दें, इक्वेशन 1 में रख दें। सो यूजिंग इक्वेशन 2 एंड 3, इक्वेशन 1 मे बी री रिटन एज, इक्वेशन 1 क्या लिखा जाएगा, रखिए म्यू 2, आई का वैल्यू क्या रखें, एल्फा प्लस गामा, ठीक है। म्यू 1, आर का वैल्यू क्या रखें, बीटा प्लस गामा, ठीक है। अब अल्फा बीटा गामा की वैल्यू निकालेंगे, ये इक्वेशन नंबर 4 हो गया। अल्फा बीटा गामा निकालने के लिए हमने परपेंडिकुलर ऑलरेडी ड्रॉ कर दिया, ओ डैश एम। अब अल्फा निकालने के लिए कौन सा ट्राइंगल, ओ डैश ओ एम, ये राइट एंगल ट्राइंगल यूज करेंगे, ओ डैश ओ एम। इसमें टेन अल्फा किसके बराबर हो जाएगा, ओ डैश एम अपॉन एम ओ, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो टेन अल्फा क्या हो जाएगा, ओ डैश एम अपॉन एम ओ। तो यूजिंग ट्राइंगल ओ डैश ओ एम, हम टेन अल्फा को क्या लिख सकते हैं, ओ डैश एम अपॉन एम ओ, और अल्फा स्मॉल है इसलिए अल्फा टेन अल्फा अल्फा हो जाएगा, और ये हो जाएगा ओ डैश एम अपॉन एम ओ, इक्वेशन नंबर 5। सिमिलरली यदि हम ट्राइंगल यूज करें, कौन सा ट्राइंगल यूज करें, बीटा निकालने के लिए ओ डैश आई एम, इस ट्राइंगल का यूज करेंगे, ओ डैश आई एम। इस ट्राइंगल में टेन बीटा आ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है, ओ डैश एम, और बेस क्या है, एम आई। तो टेन बीटा इज इक्वल टू ओ डैश एम अपॉन एम आई, किस ट्राइंगल का यूज करके, ओ डैश आई एम का यूज करके। तो ओ डैश आई एम का यूज करके आप टेन बीटा क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे ओ डैश एम अपॉन एम आई। अगेन बीटा स्मॉल है तो टेन बीटा को बीटा लिखेंगे, तो ये हो जाएगा ओ डैश एम अपॉन एम आई, इक्वेशन नंबर 6, ठीक है। सिमिलरली यूजिंग ट्राइंगल ओ डैश सी एम, ओ डैश सी एम मतलब देखिए ओ डैश सी एम, गामा निकालना है ना, ओ डैश सी एम, इस राइट एंगल ट्राइंगल का यूज किया, ओ डैश सी एम, ओ डैश सी एम। तो इसमें टेन गामा क्या हो जाएगा, ओ डैश एम अपॉन एम सी, ठीक है, ओ डैश एम अपॉन एम सी। तो कौन सा ट्राइंगल यूज करके, ओ डैश सी एम का यूज करके टेन गामा का वैल्यू क्या आ जाएगा, ओ डैश एम अपॉन एम सी, ये आ जाएगा। और गामा स्मॉल है इसलिए टेन गामा गामा हो जाएगा, और ये हो जाएगा ओ डैश एम अपॉन एम सी, इक्वेशन नंबर 7, इक्वेशन नंबर 7 हो जाएगा ये बेटा। अब देखिए 5, 6, 7 से अल्फा बीटा और गामा का वैल्यू कहाँ रख दें, इक्वेशन 4 में रख दें। सो यूजिंग इक्वेशन 5, 6 एंड 7, इक्वेशन 4 में बी री रिटन एज, क्या लिखा जाएगा, में बी री रिटन एज। तो 5, 6, 7 से अल्फा बीटा गामा की वैल्यू रखो 4 में, तो ये लिखा जाएगा म्यू 2, क्या लिखा जाएगा बेटा, म्यू 2, 5, 6, 7 से अल्फा बीटा गामा का वैल्यू रखें 4 में, तो म्यू 2 अल्फा का वैल्यू है ओ डैश एम अपॉन एम ओ, प्लस गामा का वैल्यू है ओ डैश एम अपॉन एम सी, ये हो गया लेफ्ट साइड में, इक्वल टू म्यू वन बीटा की वैल्यू क्या है, ओ डैश एम अपॉन एम आई, और प्लस गामा मतलब ओ डैश एम अपॉन एम सी, ये प्लस गामा हो गया, ठीक है, ये हो गया। अब इसमें देखिए क्या, ओ डैश एम थ्रू आउट इक्वेशन कैंसिल हो रहा है, कॉमन आकर के कैंसिल हो जाएगा, तो ये लिखा जाएगा ये, ठीक है बेटा, इस तरीके से लिखा जाएगा, इस तरीके से, ठीक है। चलिए अब देखिए अगेन m किसके बराबर है, p के बराबर है, क्यों, क्योंकि थिकनेस ऑफ द रिफ्रैक्टिंग सरफेस इज नेग्लिजिबल, तो m को p के बराबर माना जा सकता है। तो उस केस में mo किसके बराबर हो जाएगा, po के बराबर हो जाएगा, mc किसके बराबर हो जाएगा, pc के बराबर हो जाएगा, mi किसके बराबर हो जाएगा, pi के बराबर हो जाएगा। अब देखिए जरा po क्या है, p पोल से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस माइनस u होगा, लेफ्ट साइड में है। pc क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर,
कैपिटल आर, और ये प्लस होगा क्योंकि राइट साइड में है, और पी आई ये होगा माइनस वी, इमेज का डिस्टेंस क्योंकि लेफ्ट साइड में है इसलिए माइनस होगा। तो पीओ तो है आपका माइनस यू, और पीसी है प्लस आर, और पीआई है माइनस वी। अब यहाँ पर रख दीजिए तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, पहले एम की जगह रख लो पी, 1/PO प्लस 1/PC, एम की जगह रख रहा हूं मैं अभी, एम की जगह पी रख रहे हैं, ये हो गया और ये PC हो गया, ठीक है। और म्यू टू, पीओ का वैल्यू क्या है माइनस यू, PC का वैल्यू क्या है प्लस आर, और PI का वैल्यू क्या है माइनस वी, और PC का वैल्यू क्या है प्लस आर, ठीक है। तो यहां से ये क्या आ जाएगा, म्यू टू अपॉन यू विद नेगेटिव साइन प्लस म्यू टू अपॉन आर इज इक्वल टू म्यू वन अपॉन माइनस वी, और प्लस म्यू वन अपॉन आर, हमने ब्रैकेट ओपन कर लिया, ठीक है। अब क्या करूंगा मैं, म्यू वन अपॉन आर को इधर ले आता हूं, ठीक है, म्यू वन आर को इधर ले आए और इस म्यू टू अपॉन यू को इधर ले जाएं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, म्यू टू अपॉन आर, और म्यू वन आर को इधर ले आऊं तो माइनस म्यू वन अपॉन आर हो जाएगा, और म्यू टू अपॉन यू को राइट साइड में ले जाऊं तो प्लस हो जाएगा यू, और ये माइनस म्यू वन अपॉन वी हो जाएगा, ठीक है। और अब राइट साइड को लेफ्ट में और लेफ्ट को राइट साइड में लिख लो, तो म्यू टू अपॉन यू माइनस म्यू वन अपॉन वी इज इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस म्यू टू माइनस म्यू वन, और एलसीएम क्या है आर। अब देखिए यही रिलेशन तो आ रहा था डेंसर से रेयरर मीडियम के लिए कॉन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस के केस में। कॉन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस जब हमने ली थी और जब मीडियम लिया था डेंसर से रेयरर, ठीक है, जब मीडियम क्या लिया था डेंसर से रेयरर, तो कितना आया था कॉन्वेक्स के लिए, इतना ही आया था ना, म्यू टू अपॉन यू माइनस म्यू वन अपॉन यू इज इक्वल टू दिस, वही आ रहा है देखो। तो सरफेस कोई भी हो, चाहे वो कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है, ये मैटर नहीं करता, रियल इमेज बन रहा है या वर्चुअल इमेज बन रहा है ये मैटर नहीं करता। मैटर क्या करता है कि लाइट रे कौन से मीडियम से किस मीडियम में जा रही है। तो यदि लाइट रे रेयरर से डेंसर मीडियम में जाती है तो रिलेशन क्या आता है बेटा, यदि लाइट रे रेयरर से डेंसर मीडियम में जाती है तो म्यू टू अपॉन वी माइनस म्यू वन अपॉन यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर आता है, जहां म्यू टू डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, म्यू वन रेयरर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। और यदि लाइट रे डेंसर से रेयरर मीडियम में जाती है तो यू और वी आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं, जहां पहले वी था वहां यू आ जाएगा, जहां पहले यू था वहां अब बी आ जाएगा। तो म्यू टू अपॉन यू माइनस म्यू वन अपॉन बी इज इक्वल टू ये हो जाएगा। यहाँ पर म्यू टू डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, म्यू वन रेयरर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो इस तरीके से हमने आज कॉनकेव स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए भी रिलेशंस डिराइव किए। उम्मीद है आपको पूरी तरह ये समझ में आया होगा। अब हम रेडी हैं लेंस बनाने के लिए। क्या बनाने के लिए बेटा, लेंस बनाने के लिए रेडी हैं, क्योंकि लेंस जो है दो स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस को ज्वाइन करके बनाया जाता है। कैसे बनाएंगे अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।